Hello, 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 hello. Hi everybody. This is Advocate CS निकुंज माहेश्वरी. आई होप आप एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और खतरनाक तरीके से अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे. बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे शायद से अभी रिसेंट में अपना सीसीट का एग्जाम क्लियर करके आए होंगे और वो कंफ्यूज होंगे, इनफैक्ट थोड़े से घबराए भी होंगे कि सर हम लोग 5 महीने के अंदर अंदर अपना एग्जीक्यूटिव कैसे निकालेंगे. हमने तो सुना है ये बहुत कठिन होता है, सर जान निकल जाती है. अगर मृत्यु के बाद कोई दूसरा ज्यादा कठिन काम है तो वो सीएस एग्जीक्यूटिव निकालना ही है. उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेसिक सी बात है. हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि सर 5 महीने के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से निकल सकता है. बस 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 इंपॉर्टेंट सी बात है कि दिल पे हाथ रख के जो मैं बातें बता रहा हूं आपको उनको फॉलो करना है. मैंने अपने टाइम पे इन द ईयर 2020, आई थिंक सो 2019 टू बी प्रिसाइज, मैंने 2019 में अपना पहला ग्रुप और 2020 में अपना दूसरा ग्रुप सीएस एग्जीक्यूटिव का विथ रेगुलर कॉलेज निकाला था. और सिंगल अटेम्प्ट्स में निकाले थे, कोई मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लिए थे. एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि भाई रेगुलर कॉलेज जो कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक होता था, जिसमें असाइनमेंट, स्मूथ कोर्स, अलग अलग तरीके की चीजें करते थे, उसके बाद भी मैंने 4-5 महीने की मेहनत में अपना एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकाल लिया था. तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जो या तो रेगुलर कॉलेज के साथ सीएस कर रहे हैं या तो फिर अलग से कोचिंग लेके प्रॉपर तरीके से सीएस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से 5 महीने के अंदर अंदर सीएस निकाल सकते हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है, किस तरीके से अपने 5 महीने को लगाना है और किस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है. क्योंकि बच्चों, जिस एग्जाम के लिए आप लोग बैठने वाले हो, जितने लोग पहले दे चुके होंगे उनको तो पता ही होगा, बट जितने लोग नहीं दिए हैं उनको आज मैं बता दूं कि भैया ये एग्जाम वन ऑफ दोज एग्जाम है जिसके अंदर अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, अगर आपका पढ़ने का तरीका सही है, अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है, तो आप आराम से निकाल लोगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को निकाल लोगे. तो बच्चों, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. सर, सबसे पहली जो चीज आती है वो होता है हमारे पास टाइम. आपके पास अगस्त से लगा लें तो आपके पास दिसंबर 24 तक का 5 महीने का टाइम है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसके अंदर दिसंबर में आपके एग्जाम्स भी होंगे. तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने एग्जाम्स को भी ध्यान में रखना है और साथ ही साथ में प्रिपरेशन भी करनी है. बच्चों, ऐसे में पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी सिलेबस है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए. अक्टूबर 2024 तक आपका सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा सा घबराने की बात है. अक्टूबर 2024 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. सर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका रिवीजन जो है, आपका जो रिवीजन है वो पूरा नवंबर एंड जितना आपके पास दिसंबर का टाइम चलेगा वो होना चाहिए. आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए रहेगा अपना सारा चीजें जो आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करने के लिए. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर 2024 तक एक बार तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए. डिटेल में जिसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट में चीजें पढ़ी हो, इतना खत्म हो जाना चाहिए. सर, दूसरी चीज जो आपको बात समझनी है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते. आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा होना चाहिए. अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो भैया आप पाओगे कि पास्ट ईयर पेपर्स में उन्होंने बच्चों के दिमाग पे सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फेंक के मारे कि तू पहले, तू छोड़, तूने जो रटा है, तूने जो कंडीशंस रटी है वो सब जाने दे, मेरे को कॉन्सेप्ट बता. तो भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा. आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप अटक जाओगे, आप नहीं सही आंसर लिख पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मल्टीपल टॉपिक सेम तरीके हैं. तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी पूरी की पूरी स्टडी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जा बस रट ले, याद रख लो, हो जाएगा. याद भी नहीं रख पाओगे, रट भी नहीं पाओगे. इतना कंटेंट है, इतना डेटा है, इतने ज्यादा प्रोविजन है, इतने ज्यादा सेक्शन है, इतने ज्यादा लॉ है, याद नहीं रख पाओगे. कॉन्सेप्ट याद रहेगा, चीजें याद रहेंगी, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे.
तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लॉज को पहली बार पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉज के नाम पहली बार सुनेंगे, तो भाई ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ ये भरोसे हैं कि नहीं भाई कॉन्सेप्ट भाड़ में जाए, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, अटक जाओगे, लास्ट मोमेंट के लिए चीजें मत छोड़ना। तीसरी चीज, सर हमें रेगुलर बेसिस पे कैसे पढ़ना है। हमने कोचिंग भी लगा के रखी है और अब हमें समझ नहीं आ रहा हम रेगुलर बेसिस पे कैसे पढ़े। बच्चों, आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं, आई एम 110% श्योर वो कोचिंग अच्छी होगी। आप इधर एपीटी से पढ़ते हैं या कहीं और से पढ़ते हैं, वो अच्छी होगी। आपको अपने कोचिंग के मटेरियल प्लस टीचर्स पे भरोसा रखना है, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। और ये मैं आपको बहुत ज्यादा एकेडमिक बेसिस पे बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने टीचर्स पे भरोसा है जो कि प्रैक्टिसिंग सीए सीएस वगैरह है या जो भी क्वालिफाइड टीचर्स है, तो उन पे भरोसा रख के प्लीज आगे बढ़िए, रेगुलर बेसिस पे स्टडी कीजिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप एग्जाम निकाल लेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम निकलेगा। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे तो देनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप थोड़ा कम भी देते 2.5 टू 3.5 भी देते तो चलेगा, पर हाँ आपको इतना टाइम तो देना ही चाहिए सेल्फ स्टडी को, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे और लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ याद नहीं आएगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पे कोशिश करना है कि आप 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटा तो अपने पढ़ाई को सेल्फ स्टडी को जरूर से दे। सिर्फ कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की क्लास अटेंड कर ली और अब आप सोच रहे हो कि बस मैं तो फ्री हूँ, अब मैं जाके इधर टालम टटोली करूंगा, इधर उंगली उधर उंगली ये सब करूंगा। भाई बर्बाद हो जाओगे, मत करना। सेल्फ स्टडी को जरूर से टाइम देना। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको बहुत ही ज्यादा याद करके घर जाके रिवाइज जरूर से करें और सेम डे याद करने की कोशिश करें। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन बातों का ध्यान जरूर से रखें। सर चौथी चीज, हमें एक डाउट है कि सर हमें ना बीच बीच में बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त कहीं पार्टियां कर रहे हैं, कहीं जंगलों में घूम रहे हैं, कहीं पहाड़ जा रहे हैं, कहीं गोवा घूम रहे हैं और हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, नो गुड थिंग कम इजी, ये लाइन हमेशा याद रखना। कोई भी अगर आपको आराम से चीज मिल रही है तो वो अच्छी 99% है कि नहीं होगी। आपको अगर अच्छा चीज पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो, फेम हो, आपके नाम के आगे एक टाइटल जुड़े, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। आप आज की डेट में कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए या कोई भी तरीके का काम उठा लीजिए, बिना मेहनत के नहीं बन पाओगे। अगर आपके घर में आपके फादर साहब या आपकी मदर कोई बिजनेस भी करते होंगे, कोई छोटी सी किराना की दुकान भी लगाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, एक अरब करब पति कंपनी के मालिक भी होंगे, बेटा बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत लगेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो भैया बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि मेरा एक्स वाई जी दोस्त तो घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जाना जाए, मार्केट में आपका नाम हो, तो तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, झुलसना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी डिमोटिवेशन हो, सिर्फ अपने आप को ये याद दिलाना कि तुम बाकियों की तरह नहीं, बाकियों के ऊपर आना चाहते हो। तुम उस जो रेस है ना, रैट रेस जिसको कहते हैं, इंस्टाग्राम पे बड़ी रील वील भी चलती रहती है कि अरे ये 9 to 5 जॉब क्या करना, 9 to 5 जॉब क्या करना, 9 to 5 जॉब क्या करना। भैया अगर ये 9 to 5 के तुम्हें क्लचेस से बाहर निकलना है, अगर तुम्हें जेन्युइनली बहुत इच्छा है कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओ, खुद के लिए कुछ कर पाओ, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से भागना मत। अगेन मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे पढ़ेगा वो पेपर निकाल लेगा, जो रेगुलर नहीं पढ़ेगा वो पेपर नहीं निकाल पाएगा। चौथी चीज जो बच्चे मेरे से पूछते हैं स्ट्रेटेजी के नाम पे कि सर हम लोग टैक्स लॉस को कैसे करें। हमें टैक्स लॉस बहुत ज्यादा डराता है, घबराता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे करें। बच्चों, टैक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप दिन में 45 मिनट्स रोज टैक्स को अपनी पर्सनल स्टडी के अंदर देते हो, सेल्फ स्टडी के अंदर देते हो, आपको टैक्स परेशान नहीं करेगा। मैं आपको ये क्लियर बेसिस पे दावे से बोल सकता हूँ कि अगर आप 45 मिनट्स रोज देंगे अपने
एग्जाम के लिए टैक्स को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टैक्स विल बी इजी फॉर यू, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं देगा। पर बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ना घबरा जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि अरे अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा दूर रखो, मैं तो बाद में करूंगा। और वो बाद कभी आता ही नहीं है, वो अटेम्प्ट पे चला जाता है। तो बच्चों, टैक्स लॉस से घबरा, ये डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बस बने रहना है। वो एक बीच में रील भी बहुत चला था ना, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेगा उसी का जो खड़ा रहेगा। तो भैया खड़े रहना है टैक्स लॉ के अंदर, 45 मिनट्स पर डे दो और रिवाइज करते रहो, कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहो, दिक्कत नहीं देगा। टैक्स लॉ को क्रैक करने का एक ही तरीका है भैया, रिवीजन। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारी लिमिट्स है, बहुत सारे फॉर्म्स है, और अगर हम लोग बात करें जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। आप हर दिन 45 मिनट्स तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट को दें और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें। जैसे संडे को आप लोग पूरा जो आपने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा, उसको आप संडे को रिवाइज करें। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको आसान लगेगा, जितना कम रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा ये आपको घबराएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टैक्स का नाम सुनते से ही हनुमान चालीसा लगा ली और फिर अब शुरू करते हैं, भाई नहीं होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिवीजन के बेसिस पे ही तुम्हें ये पेपर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगली चीज आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, हमें ये समझ आ गया, आपने हमें ये भी बता दिया कि अक्टूबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, नवंबर और दिसंबर में हम लोगों को रिवीजन करना है, साथ ही साथ में हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, साथ ही साथ में आपने हमें ये भी बता दिया कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने हमें ये भी बता दिया कि टैक्स लॉस को हमें कैसे करना है, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा घबराता है, हमें इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सर एक बात और बताओ कि हम लोगों को टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए और हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए? सर कितने रिवीजन करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों, टेस्ट सीरीज इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर चैप्टर के बाद टेस्ट दें। हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज आप टेस्ट जरूर दें। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ा, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप फिर मंडे को या ट्यूसडे को उसका एक टेस्ट जरूर से दें। अगर आप बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दें और फिर साथ में आप लोगों को अपना फुल सिलेबस टेस्ट भी देना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम ना टेस्ट नहीं देंगे, हम तो डायरेक्टली पेपर में उतरेंगे। ना 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 ना, टेस्ट क्या हमें टेस्ट करेगा, ये टेस्ट करेंगे हमें, ऐसा सोचते हैं बच्चे। भैया टेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बहुत सारे लोगों को याद बड़ा हो जाता है, वो दुनिया को, आपने सुना होगा आपके स्कूल में भी ऐसी कहानियां होगी कि आपने किसी और को पढ़ाया, आपको तो नंबर आए नहीं, उसको सारे के सारे नंबर आ गए और आप रह गए। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। हो सकता है कि सर आपकी जो, आपने जिस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्रेस किया वो ठीक नहीं था। सर आंसर राइटिंग या ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जब आप चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो हमारा ना खत्म ही नहीं हुआ है, हमने अभी खुद से नहीं पढ़ा है, कोचिंग में हो गया वो अलग बात है, पर हमने अभी खुद से नहीं पढ़ा है इसलिए हम टेस्ट नहीं दे रहे। अगेन अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। बच्चों, ये आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए है, ये एक्चुअल नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे फादर साहब मेरे को सुनाया करते थे कि बच्चे एक्चुअल युद्ध में जाने से पहले, एक्चुअल युद्ध में, एक्चुअल वॉर में जाने से पहले अगर आप प्रैक्टिस राउंड में 4 बार हार भी जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि आपको अपना स्टैंड पता चल जाएगा। पर अगर एक्चुअल युद्ध में हार गए ना, एक्चुअल वॉर में हार गए ना, तो मेजर लॉस हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपन को अभी, अगर हम लोग अपने प्रैक्टिस राउंड में हार जाए ना चलता, पर अगर हम अपने एक्चुअल वॉर में हार जाए वो नहीं चलेगा। हमें अपनी एक्चुअल वॉर जीतनी है, और उसके लिए अगर हमारे थोड़े से प्रैक्टिस राउंड्स में खराबी भी आ जाए, जिससे हमें इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चले, तो हमें डेफिनेटली वो करना चाहिए। तो बच्चों, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज को चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस बेसिस पे जरूर से दें। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा सर, अब ये भी बता दो कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी गो अबाउट रिवीजन? बच्चे रिवीजन के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को, मैं ये बहुत एनालिसिस के बाद कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझने के बाद कह रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको अलग अदरवाइज लें, बट मैं बहुत ज्यादा आपको
एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ, ये 95% केसेस पे लगेगा। भैया आपका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। आपके एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले आपका 2 से 3 बार रिवीजन होना ही चाहिए। अगर आपका 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हो रहा, भैया समझ लेना एग्ज़ाम में दिक्कत जाएगी। आपका कम से कम फुल सिलेबस होने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन होना ही चाहिए और ये आपका सेल्फ रिवीजन होना चाहिए, जिसके अंदर आप खुद बैठ के अपना रिवीजन कर रहे हो। भले ही फिर आपको 3-3 घंटे लग रहा है, 4-4 घंटे लग रहा है, 6-6 घंटे लग रहा है, लगने देना। पर भैया सेल्फ रिविज़न इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, ये बेयर मिनिमम है। ज़्यादा करो बहुत अच्छा, पर बेयर मिनिमम बेसिस पे 2 से 3 बार तो आपको रिविज़न करना ही पड़ेगा। आप इतने से कम के बेसिस पे नहीं जा सकते। आप ये हवाइयाँ नहीं उड़ा सकते कि अरे! मेरे फलाने-फलाने दोस्त ने तो सिर्फ़ आधा चैप्टर पढ़ा था और वो चला गया, उसका तो आंसर ये एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए। भगवान की बहुत अच्छी कृपा होगी, एक ही व्यक्ति पे होगी, सब पे नहीं होगी। तुमने नहीं पढ़ा था, तुम्हारा नुकसान हो सकता है। प्लीज़ इसको ऐसे ना लें कि उसका निकल गया था तो मेरा भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, अटक जाओगे। दूसरों को देख के मत करना ये काम। 2 से 3 बार तो आपको कम से कम अपना रिवीजन करना ही पड़ेगा। ये आपका स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल प्रोफेशनल एग्ज़ाम है एंड लकीली यहाँ पे तो आपका पेपर भी लीक नहीं होता। तो वो भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई पेपर खरीद रहा है। भैया यहाँ पे तो आपका कैलिबर ही मैटर करेगा, आपका दिमाग ही मैटर करेगा, यही चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है? सर एक चीज़ और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं स्ट्रैटेजी के टाइम पे कि सर हम लोगों को किस तरीके से अपना टाइम निकालना चाहिए, किस तरीके से रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहिए। इसके साथ जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है कि सर हमें आंसर राइटिंग और पास्ट ईयर पेपर्स कैसे देखना चाहिए? पास्ट ईयर पेपर्स एंड आंसर राइटिंग, इसको अपन एडब्ल्यू लिख लेते हैं। पास्ट ईयर पेपर एंड आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर्स देखना है, सॉल्व करना है, आप इसको अवॉइड नहीं करोगे। ये बिल्कुल आपके अवॉइड करने वाली बात नहीं है, आपको इनको सॉल्व करना ही करना है। यू हैव टू सॉल्व देम। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जहाँ पे आपके सीए, सीएमए और सीएस के सेम तरीके के चैप्टर्स हैं, वहाँ तो आप दूसरे की किताब के भी उठा के चैप्टर सॉल्व कर लीजिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप पास्ट के पेपर्स देखेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पास्ट ईयर पेपर्स और आंसर राइटिंग को प्लीज अवॉइड मत कीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं आहा क्या क्वेश्चन है, देख के ही मजा आ गया, वाओ, अब मैं इसको आंख बंद करके बस बोल के सॉल्व कर लूंगा, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा लिखेंगे तो भैया हाथ दुख जाएंगे ना, लिखेंगे नहीं। बस हम मन में बोल लेंगे, सर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप जब तक पेन उठा के लिखना शुरू नहीं करोगे, आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि आप लैंग्वेज में कितना बेटर हो, कितने खराब हो, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। और साथ ही साथ में सिर्फ आंसर राइटिंग लिख के खत्म नहीं करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से उसको चेक भी करवाओ। जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि सर आप ये आंसर राइटिंग देख के बता दो ये ठीक है या नहीं है, या हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, पास्ट या पेपर्स भी सॉल्व करवाते हैं। दिस इज टू इंश्योर कि बच्चे के पास एकदम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हो कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बच्चों ये कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जस्ट टू समराइज, अगस्त से दिसंबर का आपके पास टाइम है, काफी सफिशिएंट टाइम है, घबराने की बात नहीं है। अक्टूबर तक अपने कॉन्सेप्चुअल स्टडीज को कंप्लीट करें, नवंबर और आधा दिसंबर रिवीजन को दें। कॉन्सेप्चुअल स्टडी को इग्नोर ना करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। अगली चीज, रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडीज करनी है, जो भी आपका मटेरियल वगैरह है उसको आपको देखना है। इस मटेरियल के अंदर प्लीज आईसीएसआई के मटेरियल को आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ में कोई भी एक दो मटेरियल आप जो लेना चाहते हो वो ले लेना, बतेर भर के मत ले लेना। 10 कोचिंग है, 10 कोचिंगों का मटेरियल उठा के पढ़ रहे हैं, प्लीज ये गलती मत करना। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का कॉन्सेप्ट बताने का तरीका अलग होता है। नोट्स में फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। 10 जगह से पढ़ना मत, एक दो मटेरियल ले लिया मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है।
जैसे अगर हम लोग बात करें तो एपीटी में आप लोगों को ये जो रेगुलर मॉड्यूल्स होती है वो भी मिलती है, समरी मॉड्यूल्स मिलती है एंड हैंड रिटन नोट्स वगैरह कुछ सब्जेक्ट्स में वो भी मिल जाते हैं। तो इसके बाद अगर बच्चा और बाहर देखेगा तो भैया फिर तो सी इज द लिमिट, सॉरी स्काई इज द लिमिट, तो सॉरी स्काई इज द लिमिट। और ऐसे में फिर बच्चा कहता है कि हम इसका भी मटेरियल पढ़ ले, उसका भी मटेरियल पढ़ ले, वो मटेरियल खत्म ही नहीं होगा कभी भाई मेरे। तो एक दो मटेरियल बहुत है, सफिशिएंट है, उसके आगे मत जाना। डिमोटिवेट हो तो प्लीज खुद को याद दिलवाना कि आपने ये जर्नी क्यों चालू की थी, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस। एंड फाइनली आपको 3 से 4 घंटे या 2 से 2.5 या 3.5 आवर्स तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। टैक्स लॉस के लिए आपको 45 मिनट्स रोज देने की कोशिश करनी चाहिए एंड रेगुलर वीकली बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, टैक्स लॉस आपको परेशान नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज आप चैप्टर वाइज अपना टेस्ट दें, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दें एंड रिवीजन सॉरी और फुल सिलेबस भी अपना टेस्ट दें और उसको चेक जरूर से करवाएं। आपको आंसर राइटिंग करनी है और पास्ट या पेपर्स भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने हैं। जितने भी पेपर्स हैं एटलीस्ट फ्रॉम 2020 से 2024 तक के पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। अगर पॉसिबल हो पाए तो सीए, सीएस, सीएमए अलग अलग फील्ड के जो भी पेपर्स हैं वो भी आपको उठा लेने चाहिए। सर रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार तो आपका होना ही चाहिए रिवीजन, ये आप अवॉइड नहीं करोगे। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, ये आपको हेल्प करेगा अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकालने में। और 5 मंथ में आई एम श्योर कि जब हम लोग 25 फरवरी को मिलेंगे आपके रिजल्ट वाले दिन, आप मिठाई का डब्बा लेके आओगे और कहोगे अरे 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 सर 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 एक और काजू कतली तो खाओ, क्योंकि आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई थी हमने फॉलो किया और हमने 5 महीने में सिंगल अटेम्प्ट में अपना सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक कर लिया। चलिए आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत आराम से क्रैक कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।